हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है ये दो पार्ट में बटेगा, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सॉल्ट ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया था। और मैंने कहा था कि गैल्वेनिक सेल इस टॉपिक के अंदर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ना है, नॉनस्ट इक्वेशन पढ़ना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको फैराडे लॉ, कोलरॉश लॉ और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी रिलेशन, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग इसी सीक्वेंस का मतलब गैल्वेनिक सेल में ही अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आज के मॉड्यूल में आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास है ना कि एक भी टॉपिक हमसे स्किप ना हो, ऐसा कोई भी सवाल ना बने जो आपको पहले से पता ना रहे। तो चलिए इतने सारे टॉपिक को आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। दैट मीन्स कि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या क्या टॉपिक कवर करना है, तो पहले तो आज हम सीखेंगे, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया है, उसके प्रॉपर्टीज, फंक्शन, ये सारी चीज़ों को जान लिया है कि सेल को अब रिप्रेजेंट करने की बात होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन। फिर सेल की केमिकल रिएक्शन की बात होगी। फिर हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो सेल के पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल की बात करेंगे, कहाँ का पोटेंशियल नॉट लगा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे। फिर फोर्थ टॉपिक रहेगा आपका केसी और क्यूसी के बीच का कैलकुलेशन करना है, मतलब रेट क्यूशेंट और रेट कांस्टेंट के ओरिएंटेड कैलकुलेशन वाला पार्ट। फिर आप लोग रिलेशन लाएंगे डेल्टा जी और ई नॉट सेल मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनके बीच में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं। और इसी से जनरेट होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब फिजिबल या नॉन फिजिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। गिब्स फ्री एनर्जी से ही तो होता है रिलेटेड। तो ये पढ़ने से तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाला है। देन आप लोग रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ेंगे कि किसका कितना होता है और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, और उसी बिहार पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इतना सारा टॉपिक आज एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट करने का टारगेट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं भाई हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो जो मैं छोटी छोटी बातें ऐड करूंगा बच्चों, वो सारी चीज़ें आप लोग भी एकदम दिमाग में हमेशा के लिए रखिएगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी एक सेल जो होता है, आपको पता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। एक सेल में हाफ ऑक्सीडेशन होता है और एक सेल में रिडक्शन रिएक्शन होता है। दोनों कंबाइन होते हैं, कंप्लीट सेल मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। अच्छा, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां तो मैंने पहले आपको बताया वो एनोड होता है। वो क्या होता है? एनोड। और जहां पर रिडक्शन फिनोमिना होती है उस मतलब जो भी हमारा रहता है इलेक्ट्रोड, उसको हम नाम देते हैं कैथोड। ये बातें पहले से पता है। तो आप समझिएगा इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि अगर मान लीजिए मेरा ए से A+N बना, बीच में लगता है सॉल्ट ब्रिज, और यहां पर हो रहा है B से B+N से हम बना रहे हैं B। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में हमेशा याद रखना क्या आना है? एनोड। और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होना है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। साफ साफ दिख रहा है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये है सॉल्ट ब्रिज। दो वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसके राइट में हमेशा आता है कौन? कैथोड। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो वो याद रखना, रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्या सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि पूरे सेल का, कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ कितना आएगा, तो आप सबको साफ साफ समझ में आ गया कि भैया वो ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में उसके सम के इक्वल आएगा। क्योंकि एक सेल में हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन रिडक्शन दोनों कंप्लीट होके ही तो कंप्लीट सेल बनाते हैं ना। मतलब प्यारे साथियों, आप ये बात समझ गए कि ई नॉट सेल जो है इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो इसको मैं लिखूंगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब A से A+N जाना है, बीच में लगेगा सॉल्ट ब्रिज, और यहां पर क्या आएगा? B+N से B जाएंगे। ठीक, तो ये रहेगा आपका पूरा सेल का ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना या सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट सी बात ऐड कर रहा हूं, उसको दिमाग में रखना ना, क्योंकि वो पूरा एक समझ लो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कि आप एक चीज समझिए,
मैं आपके सामने एक ऐसा केस बना दे रहा हूं, चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, हटाइए इसको। मैं आपके सामने एक ऐसा केस बना रहा हूं कि मान लो मेरा ए से बन रहा है A+2 और इसमें आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर रिलीज हो गए। तो आप ये साफ साफ समझ पा रहे हैं कि आप 0 चार्ज से +2 चार्ज जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? तो भैया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन का, या इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसलिए हम इसको नाम देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैं मान लेता हूं ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये एक्चुअल में होता कहाँ है? तो सबको पता है एनोड पे, इसलिए हम लोग इसको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या एनोड पोटेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू ना x वोल्ट है। क्या है? x वोल्ट है। कोई एक हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू x वोल्ट है, मान लो 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, जो भी है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है कितने वोल्ट है। मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर कर ली? x वोल्ट। अब मैं एक काम करता हूं, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस रिएक्शन को ना रिवर्स कर देता हूं, मतलब अब हमने A+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उससे बनाया A। तो आप फिर से समझ पा रहे हैं कि अब +2 से आप जा रहे हैं 0, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, दैट मींस दिस फिनोमिना इज रिडक्शन प्रोसेस। ये कौन सी फिनोमिना हो गई? रिडक्शन हो गई। तो इस बार जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग नाम देंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो कहाँ होता है? तो वो आप सबको पता है कैथोड पे होता है। वो कहाँ होता है? कैथोड पे होता है। और मैं मान ले रहा हूं, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ध्यान देना, इसको मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानूंगा। आप देखो A से A+2 गए और हमने क्या किया? इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। मतलब हमारा जो सेल है अभी वही सेल है, बस उसके केमिकल रिएक्शन क्या हो चुके हैं? रिवर्स डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो जब पहले उसकी वैल्यू x वोल्ट थी, सेल तो चेंज हुआ नहीं है, तो अभी भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? x वोल्ट ही रहेगी, बशर्ते रिएक्शन रिवर्स हो चुका है, इसलिए सामने क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, तो याद रखना यहां से एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है कि भैया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की हमेशा इक्वल होती है अगर आपका सेल कॉमन है तो, और उनका बस वैल्यू के सिंबल क्या रहते हैं? अपोजिट रहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं मान लो समझाने की कोशिश करूं, मान लो मेरे पास E0 ऑफ Fe+3 से Fe+2 हो रहा है, ठीक, ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप +3 से कहां जा रहे हैं? +2 जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करना मतलब रिडक्शन होना। अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मन से मान लिया कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.74 वोल्ट है। तो अगर मैं अब आपसे ये बोलूं कि आप मुझे Fe+2 से Fe+3 के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बता दीजिए, तो सिंपल सी बात है, ये रिडक्शन प्रोसेस था, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, पर सेल तो सेम है ना, केमिकल रिएक्शन भी सेम है, बशर्ते इनवर्स हो रहा है। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? -0.74 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, बशर्ते उनके सिंबल अलग होते हैं। अगर ये प्लस है रिडक्शन में, तो यही रिएक्शन ऑक्सीडेशन के दौरान क्या देगी? वैल्यू माइनस में देगी। तो अगर आपको कभी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता हो, दैट मीन्स कि आप समझ लो कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी उसी पॉइंट पे पता चल चुकी है। ठीक, तो ये तो बस एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में। ये वाला पॉइंट हुआ। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन में ही मैं एक दो छोटी छोटी बातें ले रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं जो किताबी लैंग्वेज में दिया रहता है। आप अगर उसको यूज करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज हो गए। मैंने पहले भी ये बात बोल दी है कि जब मैंने अपना एंट्रेंस दिलाया था, एक ही क्वेश्चन छोड़ा था मैंने कंफ्यूज होकर, अब पता चला तो वो क्वेश्चन बहुत सबसे ईजी है। तो देखिएगा कि क्या हुआ था कंफ्यूजन। तो मैंने अभी अभी आप लोग को बोला जो E0 ऑफ सेल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है एनोड का, या इसको हाँ ठीक है एनोड बोल लीजिए, प्लस क्या होना है? कैथोड हो जाएगा। या इसको एनोड कैथोड ना लिख के मैंने एक काम करना है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक, अब आप सबको पता है कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कहां होता है? एनोड पे, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कहां होता है? कैथोड पे।
आपकी किताबों में जो लैंग्वेज दिया रहता है ना, वो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं उसी पे बात करने आ रहा हूँ। ये जनरल प्रिंसिपल है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो एक सेल है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। एक में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे में क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होते रहता है, कैथोड पे। कॉमन सी बात है। पर जब आप किताबी लैंग्वेज का ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। भैया वो फॉर्मूला हर जगह के लिए वैलिड नहीं है। कब कई बुकों में एनोड माइनस कैथोड देता है, कई बुकों में कैथोड माइनस एनोड दे रहा है, और इसी कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और उसी का हर जाना मैंने भी भोगा था। इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि जो गलतियां मैंने किया वो आप करें। आपको ना ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि मैं यहां पर आपको केस सिखा रहा हूं, उस केस पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि ये मान लो मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इससे तो लिख ही सकता हूं। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम दूंगा? बिल्कुल दे सकता हूं, बशर्ते सामने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस होगा इसकी इक्वल, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, माइनस, और यहां पर क्या आ गया, कैथोड। मतलब आप समझिएगा कि अगर बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के दौरान एनोड माइनस क्या करना है, कैथोड करना है, एनोड माइनस कैथोड। सिमिलरली अगर बात रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल पे आ रहा हूं, तो यहां पर इसके सामने क्या लग जाने वाला है, माइनस। इसके सामने क्या लग जाने वाला है, माइनस, क्या, एनोड। ये वाली इक्वेशन को देखो ना, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को ही मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकता हूं, बस सामने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या है, कैथोड है। मतलब यहां से एक नया रिजल्ट निकल रहा है, ये माइनस लगा है, ये प्लस है, तो एक काम करता हूं, इसको आगे लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, कैथोड, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, एनोड। तो यहां से आप साफ समझ पा रहे हो कि बात जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की थी तब एनोड माइनस कैथोड हुआ था, बात जब रिडक्शन पोटेंशियल की हो रही है तब कैथोड माइनस एनोड हो रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए सबसे बेहतर है ना, सब भूल जाओ, आपको कोई जरूरत ही नहीं है इसको दिमाग में रखने की। आप बस इतना याद रखिए कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एक सेल है, एक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना है, एक पे ऑक्सीडेशन होना है, एक पे रिडक्शन होना है, दोनों को जोड़ दो, कंप्लीट सेल हो जाएगा। मतलब आप केवल इस लाइन को याद रखिए, कब एनोड माइनस कैथोड करूंगा, कब कैथोड माइनस एनोड करूंगा, किताबों में क्या लिखा है सब भूल जाइए। एक सवाल गलत नहीं होगा, अगर आप ऐसे लेकर जाएंगे तो गलतियां होगी, इसके थ्रू काम कीजिए, कभी गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये बस ऐसे थोड़ा भावनाओं में मैंने उसको क्रॉस कर दिया, पर आप लोग नोट करके रख लेना ये सारी चीज़ों को। मतलब बुक के फॉर्मूले से मत बनाना, आप अपने विजन के थ्रू इसको बनाना, गलतियां नहीं होने वाली हैं। और विजन तो यही कहता है कि भैया एक सेल है, सेल में दो हाफ सेल है, दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करोगे, कंप्लीट सेल का तो आ ही जाना है। ठीक, अब चलो, अब हम लोग हमारे सेकेंड मॉड्यूल पे आते हैं। क्या था हमारा, सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन। तो ध्यान देना, मान लो हमसे ऐसा बोल दिया है, ई नॉट ऑफ ए से बन रहा है A+3, और सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है बीच में, B+2 से बन रहा है B। ठीक, इनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है। जैसे मान लो Al से या A से A+3 जो बन रहा है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी है बच्चे 4 वोल्ट, और ये जो मेरा ई नॉट ऑफ B+2 से, या ऐसा दिया है B से B+2 बन रहा है, इसकी वैल्यू दे दी है 1 वोल्ट। कितनी दी है, 1 वोल्ट। साथ ही साथ आपको इनका कंसंट्रेशन लेवल भी दिया है। मान लो इसका कंसंट्रेशन लेवल, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ना बड़े सारे चीज़ों में इंगेज करने जा रहा हूँ, इनका अपना अपना कंसंट्रेशन लेवल भी दे दिया है। आपसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, पहला सेल रिएक्शन, फाइंड सेल रिएक्शन, कि सेल रिएक्शन क्या होगा। ठीक, दूसरा आपको क्यूसी की वैल्यू पूछ दे रहा है, और थर्ड नंबर आपसे डिमांड कर रहा है ई नॉट सेल की वैल्यू भी ला लीजिए। 3 सवाल को हम एक ही क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, कुछ उसका कंसंट्रेशन की वैल्यू है और कुछ डाटा दिया है, आपसे सवाल पूछा है। डरना नहीं है, आराम से सीखना है, सबसे अच्छा सवाल होने वाला है, क्योंकि एक ही सवाल में हम 3 अलग अलग चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करने आ जाते हैं। हम पहले आएंगे कहाँ पर, एट एनोड पे। कहाँ हैं हम, एनोड पे। एनोड पे आप सबको पता है कि एनोड कहाँ होता है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में, और वहाँ हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसका मतलब A से क्या बनने वाला था, A+3, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। मान लो इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा पॉइंट हम लोग कहाँ पहुंचेंगे भैया, कैथोड पे। और कैथोड पे क्या होता है सबको पता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। मतलब यहाँ पर B+2 से हमको बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैंने बनाया B, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या करना है, सेल रिएक्शन बनाना है। सेल रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। पर याद रखिए कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करो तो इलेक्ट्रॉन के स्टेप्स नहीं दिखने चाहिए। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन के नंबर शो नहीं किए जाते हैं। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन के नंबर कैंसिल हो जाए। इनको कैंसिल करने का एक ही तरीका है, इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, उसके हिसाब से मेंटेन कीजिए। तो अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन करना है मतलब मैं समझ गया कि इक्वेशन 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे इक्वेशन 2 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और लाके उसको ऐड करेंगे। तो चलो मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, स्पेस चाहिए करके, ठीक। ये अरे ये वाली भी चलो ठीक है, वो तो दिमाग में तो याद है ना, ठीक। तो एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज 2a से मेरा बन रहा है 2 टाइम्स a प्लस 3 प्लस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर हो गया है बच्चे मेरे पास 3 टाइम्स b प्लस 2 प्लस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन से मेरा बन रहा है 3b। दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो आप साफ साफ समझ पाएंगे, दिस इज 2a प्लस 3 टाइम्स b प्लस 2 से मेरा बन रहा था 2 टाइम्स a प्लस 3 प्लस ऑफ 3b। क्यों, क्योंकि इधर का प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लिखता मैं ऐसे, और यहां भी क्या लिखता प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते, कैंसल आउट कर देते। ठीक है, ठीक। तो यहां पर भी देखिए, यहां भी क्या आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और हमें फाइनली मिल रहा है सेल रिएक्शन। क्या मिल रहा है, ये आया हमारा सेल रिएक्शन, ठीक, प्लस 3b। तो पहला काम तो हमको फाइंड सेल रिएक्शन बोला था, ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, सेल रिएक्शन आ चुका है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सेल रिएक्शन के आते ही आपको एक कॉमन सी चीज आपको हमेशा मिलने वाली है, और वो है एन फैक्टर की वैल्यू। ये एन फैक्टर एक्चुअल में यहां तो काम नहीं आएगा, बट जब आप नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, तो आप एक काम करना, किसी एक साइड के चार्ज को इक्वेट कर देना। तो भैया यहाँ पर देख रहे हो चार्ज कितना आ रहा है 6, यहाँ भी क्या आ रहा है 6, एन फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो गई 6 हो गई, ठीक। तो ये था, तो पहला काम तो हमने कर लिया, एन फैक्टर की वैल्यू एडिशनली ला ली। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्यूसी की वैल्यू लाने को, पर क्यूसी की वैल्यू लाने से पहले आपको ये तो दिया ही हुआ था कि a से जब a प्लस 3 बन रहा था और b प्लस 2 से b बन रहा था, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन था 0.01 मोलर, और इसका कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों कितना था हमारे पास, ये था 0.1 मोलर। सिंपल। तो हमको QC चाहिए। QC जब भी लाओ ना, तो पहले सेल रिएक्शन आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो सेल रिएक्शन क्या बोल रहा है कि 2a से 3p प्लस 2, और इससे हमारा बन रहा है 2 टाइम्स a प्लस 3 प्लस ऑफ 3b। जो QC होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपने KC QC पढ़ाई है। KC कुछ नहीं होता है, वो QC का ही फॉर्म होता है एट इक्विलिब्रियम। चलो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो QC हम लाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में होता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो भैया यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि a प्लस 3 की पावर कितना लूंगा मैं, जो भी स्टाइक्योमेट्री सामने है क्या है 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। भैया b किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोड था ना, इलेक्ट्रोड सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन आना ही कितना है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो उसको हटा दीजिए। केवल जो आयंस आए हैं, ये आयंस ही तो एक्वस स्टेट में है, आप केवल इन्हीं को रखिएगा। तो भैया अब नीचे क्या है, b प्लस 2 की पावर में क्या रखना है, 3 रखना है। ये QC में यहाँ पर निकालना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ननस्ट इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, वहाँ मैं इसको एज अ ट्रिक यूज करूंगा। एक मजेदार ट्रिक जिससे सवाल गलती से भी गलत नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग डाटा रखना शुरू कर दीजिए। a प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना है, इसको ध्यान से देखो तो ये 10 की पावर -2 मोलर है, और ये है 10 की पावर -1 मोलर रखिएगा। तो दिस इज 10 की पावर -2 की पावर में क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1 की पावर में क्या आ रहा है 3। सॉल्व किया, 10 की पावर -4
अपॉन 10 की पावर -3, देखो ना -2 हो गया ना, -2 की पावर 2, सॉरी, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। फाइनली आपको QC की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 की पावर -1 मतलब 0.1 जो भी है मोल पर लीटर, जैसा भी उसका यूनिट रहेगा। तो पहला दूसरा काम QC भी निकाल लिए। थर्ड काम क्या था, तो थर्ड काम हम लोग को निकालना था E नॉट ऑफ सेल, और इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अब हटाने जा रहा हूँ। E नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए आपने ना पहले से ही कुछ डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन तो आपको पता है कि आपको A से A+3 करना था, बीच में लगा है सॉल्ट ब्रिज, B+2 से कहाँ जाना था, B। आपको डाटा दिया हुआ था, क्या डाटा दिया हुआ था, A से A+3 के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी 4 वोल्ट, और B से B+2 की वैल्यू थी, प्यारे बच्चे, हमारे पास 1 वोल्ट। इजी। हमको लाना था E नॉट ऑफ सेल। मैंने अभी अभी आपको ये हिदायत दी कि आप लोग E नॉट ऑफ सेल निकालते समय कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड, इस सब पे ध्यान देना ही मत। आप ध्यान देना कि एक सेल जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बनता है। तो मुझे जब E नॉट ऑफ सेल लाना रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो मैं वो लिखूंगा E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन। दो हाफ सेल को कंप्लीट करके एक पूरा कंप्लीट सेल बनाना है। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, ऑक्सीडेशन ये है एनोड, ये है ना एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है कैथोड, यहाँ होना है रिडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ A से A+3 जाना चाहिए, और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन भी है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। प्लस रिडक्शन कराना था, B का रिडक्शन कराना था, मतलब क्या होना चाहिए था, B+2 से B जाना चाहिए। रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है ना, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, +2 से 0 हो गया, डिक्रीज किया ना, तभी तो रिडक्शन बोलोगे। पर यहाँ देखो तो डाटा आप देख रहे हो कि B से B+2 जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हमको काम है B+2 से B का, तो मैं तुरंत इसको स्विच करूंगा। और हम वही वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी अभी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपस में क्या होनी है, बराबर होनी है, बस सिंबल अलग हो जाने हैं। अब आपके पास डाटा है, आप उठा के रखिए। इसका डाटा कितना दिया है भैया, 4 वोल्ट, बीच में प्लस, B+2 से B जाने का डाटा कितना है, E नॉट ऑफ सेल, ये E नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ये है -1 वोल्ट। तो व्हेन आई सॉल्व इट, हमें कितना मिला E नॉट ऑफ सेल, ये मिला 3 वोल्ट। यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना वोल्ट आया है, 3 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ सेल मिल गया। तो आपने एक ही सवाल में 3 अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डील किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और ज़्यादा डिटेल में जा के चीज़ों को डील करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे थर्ड टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, थर्ड टॉपिक में हम लोग को क्या करना था, E नॉट ऑफ सेल के कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने थे। पर उसको करने से पहले क्या है, मैं 2 टॉपिक को एक साथ करा देना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग को डील कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशन है बच्चों, याद रख लेना इसको, कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू होता है माइनस ऑफ NF इंटू E नॉट ऑफ सेल। और अभी अभी आपने N की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उसको तो आपने देखा ही। अगर आपके पास सेल रिएक्शन मिल गया तो आप उसमें चार्जेस को देख लेना ना, लेफ्ट साइड राइट साइड के चार्ज हमेशा बैलेंस रहते हैं, जो चार्ज की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या है, N का वैल्यू, N फैक्टर बोलेंगे इसको। और F के बारे में जान लो, F1 फैरेड की वैल्यू है और इसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलम, ठीक है। और E नॉट सेल तो आप कल कंसिडर करेंगे। यहाँ से ना एक नोट करके पॉइंट समझना कि अगर मान लीजिए मेरा E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा, F की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है 96,500 कूलम, N की वैल्यू भी तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है भैया। नंबर ऑफ जो चार्ज आएगा वो कभी नेगेटिव में तो आएगा नहीं, नंबर ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये सारे डाटा पॉजिटिव 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 होंगे, बट सामने क्या है, माइनस। तो आप यहां से समझ पाए कि जो डेल्टा G नॉट की वैल्यू है वो हो जाएगी लेस देन 0 नेगेटिव। और आपको पता है कभी भी अगर डेल्टा G नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। किसको इंडिकेट करता है,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिजिएबल प्रोसेस को। ठीक, तो आप यहां से समझ पा रहे हैं कि अगर मेरा ई नॉट ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बाई चांस आप लोग यहां से नोटिस करना, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस समय डेल्टा जी नॉट कैसा आएगा, तो सीधी सी बात है, अगर ये नेगेटिव है, ये सारे लोग तो पॉजिटिव ही हैं, सामने एक और नेगेटिव का सिंबल है, दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और जब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव होती है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। समझ में आया? तो पॉइंट क्या बनता है कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ई नॉट सेल नेगेटिव आया मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको इसको दिमाग में रखना है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों सवाल में दोनों को एक साथ बनाते हुए चलते हैं और उसकी स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी की अभी जजमेंट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि जैसे हम देखो, हम अगर तोड़ तोड़ के सवाल बनाए, केवल ई नॉट सेल की क्वेश्चन बनाए तो 3-4 सवाल उस पर बनाएंगे, फिर अलग से इसको पढ़ने जाएंगे। तो बेहतर यही है ना कि हम एक ही बार में हर सवाल में ये 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट को लेके चले, ताकि हमारा 3-4 सवाल जब हम बनाए ना तो ये कॉन्सेप्ट 2 या 3 बार रिपीट कर जाए तो दिमाग उसको हमेशा के लिए कैच कर लेगा। और ये बेस्ट वे होता है चीज़ों को रिवाइज करने का। ठीक, पढ़ते रहो, रिवाइज भी करते रहो। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा अब हम उस पर बात करने वाले हैं। एक मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहा हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा सवाल है कि आपको मान लीजिए ऐसा बोल रहा है कि ई नॉट ऑफ Fe+3 से Fe+2 जाना है, उस समय जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, 0.77 वोल्ट है। आप इस रिएक्शन को देख के समझ गए कि भैया ये क्या होने वाला है, रिडक्शन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसको याद रख लेना ना, 0.77 वोल्ट नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0.77 वोल्ट। ओके, हम यहीं पर एक और रिएक्शन दिए हैं, ई नॉट ऑफ सेल इसकी दी हुई है, Sn से हम लोग को जाना है, मान लो Sn+2 से जाना है Sn, और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.14 वोल्ट। नोटिस करो ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप साफ साफ देख पाओगे कि सर यहाँ भी Sn+2 से Sn जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी कौन सा प्रोसेस हो गया, अपने आप में रिडक्शन। ये भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन है। तो कैसे पता चलेगा कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन, तो उसके लिए आपको सवाल में जरूर हिंट देगा। यहां हिंट के तौर पे आप लोग को सवाल में दिया हुआ है एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम नाम देते हैं सेल रिएक्शन, और वो सेल रिएक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, Sn से 2 टाइम्स Fe+2 से यहां हम बना रहे हैं Fe+3 प्लस ऑफ Sn+2। ये सेल रिएक्शन आपको मेंशन है, मतलब ये कंप्लीट सवाल है। आपसे डिमांड किया गया है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ई नॉट ऑफ सेल लाना है, दूसरा क्वेश्चन आपसे डिमांड किया गया है कि भैया डेल्टा जी नॉट लाना है, और थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है इसके नेचर के बारे में कि ये स्पॉन्टेनियस नेचर का होना है कि नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होना है। सिंपल। चलो अब देखो सवाल हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सवाल में दिक्कत क्या है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो कैसे जस्टिफाई होगा कि कौन ऑक्सीडेशन करा रहा है, क्योंकि एक को ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरे को रिडक्शन कराना है। तो कौन ऑक्सीडेशन के लिए जाएगा, कौन रिडक्शन के लिए जाएगा, कौन बताएगा, ये सेल रिएक्शन बताएगा। कैसे बताएगा, तो आप देखिए, आप Sn से Sn+2 जा रहे हैं, आप Sn से कहां जा रहे हैं, Sn+2, अच्छा यहां +3 कर दो, तो इसको +2 कर दो, तो आप देख पा रहे हैं Sn से Sn+2 जाना मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। तो Sn के केस में क्या कराना आप, ऑक्सीडेशन। और आप वहीं देख पा रहे हैं कि Fe+3 से आप Fe+2 जा रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। एक बार चेक करो कि क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, 1 SN बैलेंस, 2 आयरन बैलेंस, 6 पॉजिटिव चार्ज +4 +2 6 पॉजिटिव चार्ज, सब कुछ बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया, यहाँ +3 किया, यहाँ +2 किया, इजी।
तो आप समझ पाए कि आयरन को हम लोग को टेक करना है रिडक्शन के लिए और Sn को टेक करना है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो जब मैं E नॉट ऑफ सेल लेने जाऊंगा तो मैंने तो फॉर्मूला ही पढ़ रखा है, E नॉट ऑफ सेल इज नथिंग बट नॉट एनोड नॉट कैथोड, कुछ मत लगाना। सेल दो हाफ सेल से बनेगा, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट सेल का रिएक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन प्लस क्या करने वाले हो, रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, ऑक्सीडेशन Sn का हुआ था और वो कहां से कहां गया था, Sn से Sn+2 गया था। प्लस यहां पर आपको रिडक्शन करना है, रिडक्शन किसका हुआ है, आयरन का हुआ है और वो कहां से कहां गया है, तो Fe+3 से Fe+2 गया है। प्यारे बच्चों आप डाटा यहां पर रखना शुरू कीजिए, Sn से Sn+2 जाना है, नोटिस करना। पर ये जो डाटा दिया है ये किसका दिया है, Sn+2 से Sn का दिया है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के सामने माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको Sn से Sn+2 चाहिए, ना कि Sn+2 से Sn चाहिए। तो माइनस लगेगा तो ये डबल माइनस होने के कारण सीधे सीधे क्या हो गया, +0.14 प्लस हो गया ना। वैल्यू पहले से नेगेटिव थी, एक नेगेटिव आपने और लगा दिया, प्लस Fe+3 से Fe+2 जाना है, डाटा भी उसी का दिया हुआ है तो जैसा है उसको सीधे सीधे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अब आप इसको ऐड कीजिए तो 7 4 11 7 8 9, तो आप लोग का फाइनली आंसर कितना आ रहा है, E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आपको मिल गई है 0.91 वोल्ट। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये तो यहीं से डिसाइड हो गया। कैसे डिसाइड हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो E नॉट ऑफ सेल आई है वो पॉजिटिव आई है, इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या होने वाला है, नेचर कैसा होने वाला है, स्पॉन्टेनियस होने वाला है। तो हमने पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों को तो पहले सॉल्व कर लिया। पर चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या लाना है। इसलिए मैंने पहले रिलेशन पढ़ा दिया है, डेल्टा जी नॉट लाना है। आपको पता है डेल्टा जी का डायरेक्ट रिलेशन है ई नॉट ऑफ सेल के साथ। क्या रिलेशन था भैया, -NF इंटू ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो मैंने बोला ना, आप किसी एक साइड के चार्ज को कंसिडर कर लीजिए। यहां का चार्ज कितना आ रहा है, +6, यहां भी देखो +4 +2 +6 से चार्ज जा रहा है ना। तो एन की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन के लिए कितनी मिल चुकी थी, 6 मिल चुकी थी। चार्ज कंसिडर करना है एन की वैल्यू के लिए, तो सीधे सीधे -6 इंटू एफ की वैल्यू तो भैया 96500 हो, और साथ ही साथ में मल्टीप्लाइड बाई 0.91 मल्टीप्लाई। अच्छा चलो, ये अगर मान लो उधर कट रहा होगा तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.91। यहाँ से अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में रख के, या जहाँ भी आपको डायरेक्टली डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाने वाली है। और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो होगा ही। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे और आपको अलग अलग चीज़ों को डील करना रहेगा। कितना आसान है, डायरेक्ट फॉर्मुलेटिक है, बीच में माइनस कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड करने की जरूरत है ही नहीं। सीधे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके ऐड करो, कंप्लीट सेल तैयार होता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल है। ये सवाल आपका ऑलरेडी जेई में आया हुआ है और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भैया प्रैक्टिस में इस वैरायटी को भी डील कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, क्या निकालने बोल रहा है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और आपसे बोल रहा है ई नॉट ऑफ सेल लाना है, मतलब पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ वैल्यू कंसीडर करना है। और आपको इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी ना कि इसमें पूरा आयरन ही दे दिया था, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए तो जेई में आया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस यहां से मतलब है सेल रिएक्शन से। आप देख रहे हैं Fe से Fe+2 बन रहा है, तो Fe से जब Fe+2 बन रहा है ये किस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। और Fe+3 से Fe+2 बन रहा है तो ये प्रोसेस को डिफाइन करता है रिडक्शन को। एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा ना, कई लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो यहाँ 2 मोल लगा है, यहाँ 3 मोल लगा है, इसका कोई यूज नहीं है क्या। तो प्यारे बच्चों, जो ई नॉट ऑफ सेल होता है ना, जो ई नॉट ऑफ सेल आप ला रहे होते हैं उस समय आप ये बात समझिए कि ई नॉट ऑफ सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है मास पे या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। तो आप बिल्कुल इनके सामने क्या मोल्स लगे हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या मेंशन की गई है, इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप डायरेक्टली चीजों को डील कीजिए। ठीक, तो चलिए मैं आ जाता हूं भैया। यहां पर मान लीजिए मुझे ई नॉट ऑफ सेल लाना है, तो ई नॉट ऑफ सेल के लिए मैंने आपको पहले ये बात को बार बार फोर्सफुली बोला
कि आप क्या कीजिएगा, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड, ये फॉर्मूले मत लगाइएगा, किताब भी फॉर्मूले मत लगाना, दिमाग लगाना। भैया सेल का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है Fe से बन रहा था आपका Fe+2, और रिडक्शन कौन कर रहा है? रिडक्शन आपका कर रहा है Fe+3 से Fe+2। क्या मूल्स लगे उससे तो लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी निकल चुकी है? इंटेंसिव। आप बस डाटा रखिए। क्या Fe से Fe+2 की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है। हमको Fe+2 से Fe की वैल्यू दी हुई है, और वो है -0.441। मुझे चाहिए Fe से Fe+2, मतलब इस माइनस के आगे मैं एक और माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा +0.441। बात समझ में आया ना? ठीक। प्लस हमको चाहिए Fe+3 से Fe+2, यहां भी क्या है? Fe+3 से Fe+2, तो इसको तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तो दिस इज 0.771 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 741 2, मतलब 1.212 वोल्ट। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। IIT में आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक, कितना आया आंसर? 1.212 वोल्ट। कितना इजी है? ई नॉट ऑफ सेल आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, बस आप इस अप्रोच को फॉलो करना। और ये मेंटल अप्रोच है, कोई फॉर्मूला थोड़ी भी है। कंप्लीट सेल हाफ सेल से मिलकर बना है, 2 हाफ सेल से। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल एंड डेल्टा जी। इस क्वेश्चन में केवल ई नॉट ऑफ सेल पूछा गया था। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसे ही मेंशन किया। यहाँ ई नॉट ऑफ सेल और डेल्टा जी दोनों पे बात किया है, और आपको एक सेल रिएक्शन बना के दे दिया है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको खुद से पहले ट्राई करना चाहिए, तो इसको पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो रोक के अब मैं आता हूँ, मैं बनाता हूँ। ठीक है, होप्स आपने बना लिया होगा। मैच करेंगे बस हम लोग। यहाँ मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ क्रोमियम से क्रोमियम +3 हो रहा है, मतलब भैया ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और Cd+3 से Cd हो रहा है, इसका मतलब भैया ये प्रोसेस है रिडक्शन वाला। ठीक, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन करना था, यहां भी क्या दे रहा है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। जब भी पॉजिटिव चार्ज घटता है तो रिडक्शन है ना। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्रोमियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ था ना, तो मुझे Cr से Cr+3 जाना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो वो वैल्यू आप सीधे सीधे समझ गए, 0.74 वोल्ट आएगी। इतना तो मैंने सवाल स्टार्ट करने से पहले ही कंसीडर कर लिया। अब हमको क्या करना था? हमको लाना था ई नॉट ऑफ सेल। वो हमेशा ही क्या लेता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल को क्या कर दीजिए? ऐड कीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन आएगा? क्रोमियम से क्रोमियम +3, और रिडक्शन हाफ सेल में कौन आ रहा है? Cd कैडमियम +3 से आप कहाँ जा रहे हैं? कैडमियम जा रहे हैं। क्या स्टाइक्योमेट्री सामने यूज हुई है? उससे कोई लेना देना है क्या? ई नॉट ऑफ सेल को तो नहीं लेना देना है, बिकॉज ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट से, मास से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ डाटा रख दीजिए, अभी अभी तो लाए हो। Cr से Cr+3 का डाटा कितना लाया? 0.74 प्लस Cd+3 से Cd जाना है। यहाँ देखो तो ये Cd+2 से जाना था क्या? ये +2 कर दो। ठीक है, Cd+2 से Cd जाना है हम लोग को। देखो तो चार्ज कितना है यहाँ पे? +6, यहाँ भी +6। हाँ, चार्ज बैलेंस है, +2 था वो। तो Cd+2 से Cd जब जाना है, उसका कितना वैल्यू है? -0.40, और आप उस माइनस के साथ उसको लेंगे ना, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल को है सीधे यूज करना। इसको सॉल्व करने से आप लोग सीधे सीधे पाएंगे 0.30 वोल्ट। कितना आ गया? ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, दैट इज 0.30 वोल्ट। अब क्या करना था? चलो इसको हटा दे रहा हूं, इस सवाल को तो हमने डील कर लिया है। नहीं होगा तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी सवाल का एक ही हिस्सा कंप्लीट किया, एक हिस्सा अभी बाकी है, और दूसरा हिस्सा तो बहुत आसान होने वाला है। पहला तो हो गया हमारा, ई नॉट सेल आया। जैसे ई नॉट सेल आया, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में डायरेक्ट रिलेशन मुझे पता है, NF × ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, तो भैया यहाँ से डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है -n, F की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू हमेशा मैंने बोला है चार्ज कंसीडर कर देना। कितना चार्ज आ रहा है? लेफ्ट साइड में +6, राइट साइड में +6, तो आंसर कितना आया? n की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 6 आ गई। F की वैल्यू आपको हमेशा से ही पता होती है 96500 इनटू ई नॉट ऑफ सेल आपने लाया है 0.30। क्या लाया है? 0.30 लाइए, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। और एक और चीज, अगर नेचर पूछता
कि सवाल ये जो क्वेश्चन है इसका नेचर कैसा आएगा, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं ई नॉट सेल कैसा है पॉजिटिव, या डेल्टा जी कैसा है नेगेटिव। तो दोनों से ही हमको तो एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि सवाल का जो रिएक्शन है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करनी है। नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करेंगे और हम अब रिड्यूसिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक भैया डेल्टा जी डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल के बीच का रिलेशन हो ही गया, स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी भी हो गया। मतलब हमने आज के मॉड्यूल के 6 टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट में आ रहे हैं हम लोग 7th या 8th टॉपिक बस बच गया है, और उसको कैसे कवर करना है तो बड़ा छोटा सा नोट करके बस प्यारे बच्चे इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या है ये नोट करके पॉइंट, तो याद रखिए जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, ठीक, वो रिड्यूसिंग पावर के इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सीधे सीधे क्लियर है कि जब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो, अगर वो इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा। ठीक, अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर गया इसका मतलब कि आप समझ पाए कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस या जो भी आयन या कोई भी जो भी होगा वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर कैसा है, लो है ना। रिड्यूसिंग पावर से ही तो उसके रिड्यूसिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन होना है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो गया करके पुअर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। पुअर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही आप समझ गए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। कैसा एजेंट आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही क्या है, ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड आयन या कुछ भी एजेंट जो सेल्फ रिड्यूस हो और केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करें। समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस, ये आप लोग समझ लीजिए रैपिडली या रिडक्शन प्रोसेस होगा। मतलब आप समझ जाओ +2 से चार्ज से आप कहाँ जाओगे, सॉरी +3 चार्ज से आप कहाँ जाने लगोगे, +2 चार्ज, +2 चार्ज से कहाँ जाने लगोगे, +1 चार्ज। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है। कंफ्यूज मत होना ना, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स को एक साथ रख दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर ही है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन मतलब रिडक्शन +3 से +2 होना, किसका, उस पर्टिकुलर एलिमेंट आयन का। पूरे रिएक्शन का तो ऑक्सीडेशन भी होना है, रिडक्शन भी होना है। ठीक, एक पर्टिकुलर की बारे में बात हुई है ये। सिमिलरली यहीं से आप लोग एक और रिएक्शन बना लोगे कि भैया जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा, ठीक, जस्ट रिवर्स कर दो सारी चीजों को, वो सीधी सी बात है ऑक्सीडाइजिंग पावर के क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना लो होगा। ठीक, और उतना लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होने के कारण वो क्या हो जाएगा, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर कैसा होता है, सेल्फ को ऑक्सीडाइज करना। मतलब यहाँ बात उसकी अगर सेल्फ की होगी तो वो कैसा प्रोसेस को फॉलो कराएगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो कराएगा। मतलब +2 चार्ज से आप +3 चार्ज में कन्वर्ट होना पसंद करेंगे, या +1 से आप +2 चार्ज में कन्वर्ट होना पसंद करेंगे। इस तरीके से चीजें ऑपरेट करेंगी। तो होप सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार दिमाग में स्टोर अगर हो गया होगा तो हम इससे रिलेटेड अब सवाल बनाएंगे। सवाल, क्योंकि एक एक लाइन पे सवाल बन सकता था ना, इसलिए मैंने सारा का सारा एक जगह इकट्ठा कराया और सारी चीजें क्लियर हैं। अब सवाल बनाते हैं। सवाल में देखना कितना आसान सवाल आता है इसका। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये फिर से 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग का IITs में आया हुआ है और ये फिर से आपके NCERT का है। देख लेते हैं, बड़ा कुछ सीखने मिलने वाला है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले ही मैंने नोट करा कि आपको सारी बातें बता रखी हैं।
क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था कि एलिमेंट है एक्स वाई जेड, मैंने बस काम लायक क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं ड्राफ्ट कर दिया हूँ। और आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई थी, क्या है, x की -1.2 वोल्ट, y की है 0.5 वोल्ट और z की है -3 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है अरेंज इन रिड्यूसिंग पावर। तो आप सबको पता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है इसका तो केस ही है कि रिड्यूसिंग पावर जो है वो अपने आप में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा रिड्यूसिंग पावर उतना लो होगा। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे हाई वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या है, 0.5। उससे कम कौन है, तो उससे कम है -1.2 और सबसे कम वैल्यू है तो -3.0। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिडक्शन पावर का, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल का। तो ये किसका था हमारा, ये y था, ये कौन था, x था, और ये कौन है हमारा z। 3 वोल्ट किसके लिए था, z के लिए था। अरे ये बात पता है ना कि नंबर लाइन में -3 -1 से छोटा है, -2 से छोटा है। आपको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दिख रही है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है। अब ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर किसका ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल का। रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से y का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और z का सबसे कम है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आपसे रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछ दूं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई है उसका रिड्यूसिंग पावर उतना लो होने वाला है। दैट मीन्स कि z का रिड्यूसिंग पावर इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आंसर आ सकता था इसका। कॉन्सेप्ट बस याद रखो, कहानी खत्म। z का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा आया क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम आई है। इजी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसको सॉल्व करना मैं इधर ही करूँगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको अलग अलग एलिमेंट आयंस दिए हुए हैं मेटल के, और आपको उन सबका ना, देखो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, इसके भी रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी Fe+2 से Fe जा रहे हो, रिडक्शन हो रहा है। सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखा है। ये सब के सब क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है। डिमांड किया है क्वेश्चन में अरेंज इन रिड्यूसिंग पावर। अब आप नहीं अरेंज कर सकते, इसको इजीली कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है हर बच्चा कर सकता है। भैया रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। हम सबको पता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। तो एक काम कीजिए, आप देखिए, पहले तो आप रिडक्शन पोटेंशियल को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -2.36। उसके बाद कौन है, -1.66। इसके बाद आ रहा है आपका -0.76। देन थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, यहाँ पे -0.4444 और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है 0.34। सिंपल, ये रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। और अच्छा, यहाँ एलिमेंट तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया। एलिमेंट कौन कौन से थे भैया, -mg था इसके लिए। एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये -2.36 सबसे कम, फिर -1.66, फिर आपका -0.76, देन -0.44 और लास्ट में आ रहा है आपका +0.34। कई बार क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ना आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा और आपको लेना क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको पता है कि उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे बदलना है, सामने के सिंबल को चेंज करके। कई बार करेगा ऐसा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। चलो फिलहाल के लिए तो हम लोग सवाल बनाते हैं। ये पूरा ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का। Mg का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा आया, फिर आप लोग का एल्यूमिनियम का आया, फिर आप लोग का किसका आया भाई, सॉरी Mg का सबसे कम आया, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। एल्यूमिनियम भाई 0.76 किसका था, जिंक का था, और 0.44 आयरन का है, और ये है कॉपर। हमसे अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, किसका ऑर्डर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग पावर का, तो आपको साफ साफ क्लियर है, रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जितनी हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर उतना लो होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे लो है।
और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो है, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे हाई है। तो पूरा ऑर्डर ही आपको मिल गया, ये मिल गया आपको रिड्यूसिंग पावर का पूरा एक ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा। तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो वही आएगा जिसका रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा है। तो किसका रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम का, या जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, या रिडक्शन पावर जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा इन पांचों में, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो एक टाइप का ऐसा कुछ सवाल दे देगा आपको और उसमें 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपसे डिमांड कर देगा, तो आप इजीली डील कर पाएंगे। तो ये था बच्चों आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने कम से कम 5, 6, 7, 8 होप सो 8 मॉड्यूल में मैंने 8 टॉपिक बोली थी, 8 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को हमने आज कवर किया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करना। देन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। और एक खास बात कि उसमें मैंने पूरा गैल्वेनिक सेल वाला जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं उसको मैं कवर करवा दूंगा, मतलब इस चैप्टर का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग के बीच में। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।